हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मौज में। गाइस, कॉस्टिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका नवंबर 2023 के लिए, उसके अंदर जो आपके पास में कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, उसके अंदर कंपल्सरीली आपके पास में 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें 5 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चंस जनरली होते हैं। जनरली उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं प्योरली, और कुछ जो हैं वो एनालिसिस बेस्ड होते हैं, या तो प्रैक्टिकल पार्ट डाल दिया या फिर कोई थ्योरी से रिलेटेड ही एनालिसिस पॉइंट डाल दिया। बट 4 क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 5 3 to 4 क्वेश्चंस प्योरली आपके थ्योरी के होते हैं, तो 20 मार्क्स ये कवर करता है। और इस 20 मार्क्स की सबसे खास बात ये है कि भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के अंदर बस इन क्वेश्चंस को एक बार थॉरोली देख लीजिए। और बेसिकली इसके साथ साथ में आपको ये भी समझना है कि आपने जो कॉस्टिंग का पूरा प्योरली समझा है या सारी चीज़ें अभी तक की हैं, जितना भी पढ़ा है आपने, वही सारी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा न्यू नहीं आएगा। हाँ, बस थ्योरी है तो थोड़ा सा याद आपको करना पड़ेगा। थोड़ा ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है वो उसको लिखना है और क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पे थे, तो थोड़ा याद करने वाला प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। आइए जी, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सामने है, कुछ क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया, कॉस्टिंग के अंदर मेनली क्वेश्चन नंबर 6 कॉस्टिंग के अंदर मेनली, बाकी कई बार ऐसा भी होता है बीच में भी पूछ लेता है, बट मेनली क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 20 मार्क्स का होता है, जहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, उनका डिस्कशन आज हम करके चलेंगे। बेसिकली ये एक रिवीजन वीडियो है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि सारे टॉपिक्स जो हैं मेनली वो टच हो सके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो टच हो सके, और बहुत ज्यादा मैं डिटेल के अंदर आपको पकाऊं भी ना। तो आइए जी, प्लीज ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन बनता है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच के डिफरेंस का। तो भाई साहब, हम कॉस्ट कंट्रोल के अंदर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उस स्टैंडर्ड तक हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज कॉस्ट को कम कर सकते हैं वो चीज़ हम फॉलो करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करके आप जो है वो करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप जितना लोअर साइड पे जा सकते हो, किसी कॉस्ट को कम कर सकते हो बाय अपग्रेडिंग योर टेक्नोलॉजी, बाय मेनली ब्रिंगिंग सम न्यू मशीन्स एंड ऑल। जो भी आप ऐसा कर सकते हैं वो आपका कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है भैया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मोबाइल जो है वो ओवर द पीरियड जो मोबाइल के टेक्नोलॉजीज एंड आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, जिससे जो पहले जब सबसे पहले बना था उससे लेकर के आज की डेट में मोबाइल की कॉस्ट जो है वो काफी कंपेरेटिवली कम हुई है, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आई है उनके साथ साथ में। तो कॉस्ट कंट्रोल एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, बट यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, नॉट एनी स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन के अंदर स्टैंडर्ड सेट होता है। तो आप देखिए, कॉस्ट कंट्रोल एम्स at maintaining the cost in accordance with the established standard। established standards के हिसाब से कॉस्ट को मेंटेन करना है। कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न्ड विद रिडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना है। इट चैलेंज ऑल स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करते हैं और कंटिन्यूअसली बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। भैया, इसको हम एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर ही जो पॉसिबल रिडक्शन है या पॉसिबल कमी लाई जा सकती है, लोवेस्ट पॉइंट जो हो सकता है एग्जिस्टिंग कंडीशन विदाउट चेंजिंग द कंडीशन, वो कंडीशन हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो मेरी आज की डेट में सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से मैं कहां पहुंच सकता हूं, कहां लोवेस्ट पॉसिबल जो है पॉइंट है वहां तक पहुंच सकते हैं, वो कौन सा पॉइंट हो सकता है, वो बेसिकली आप कॉस्ट कंट्रोल में अचीव करने की कोशिश करते हैं। बट वहीं पे कॉस्ट रिडक्शन के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो कि परमानेंट रहेगी, उसको आपको चैलेंज करना है, फिर और कम करने की कोशिश करते रहना है। मतलब इंप्रूव एंड इंप्रूव एंड इंप्रूव, कोशिश करते रहना है कम से कम कॉस्ट आ जाए। सीन से चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट, क्योंकि कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है, चेंज करोगे तो लोअर आपके हो ही जाएगा। इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, अगर कॉस्ट कंट्रोल है तो हम पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस ज्यादा रहता है। क्यों? ये पास्ट को एनालाइज करके, जो पास्ट की कॉस्ट है उसको एनालाइज करके प्रेजेंट की कॉस्ट को हमें कम करना होता है। बट यहाँ पे जो फोकस है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे शिफ्ट हो जाता है। क्यों? भैया, मैं प्रेजेंट में देख रहा हूं मेरी क्या कॉस्ट लग रही है, और मैं ये देखना चाहता हूं यार फ्यूचर में इसको पॉसिबली कितना कम किया जा सकता है, ठीक है ना, फ्यूचर में इसको पॉसिबली कितना कम किया जा सकता है। वहीं पे कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है। मैं बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अननेसेसरी की है उसको प्रिवेंट करके कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, और ये एक करेक्टिव फंक्शन है भैया। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें या फिर बहुत सारे फंक्शंस जिनको हम करेक्ट करें ताकि हमारे पास में जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके, रिड्यूस हो सके, ठीक है। ये एंड हो जाता है जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा, कोई टारगेट यहाँ पे परमानेंट नहीं होता। तो आइए जी, 5 पॉइंट है हमारे पास में। यहाँ पे पहला, एक स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है।
है। दूसरा बेसिकली हम अपनी सेम जो कंडीशनिंग है, सेम जो सिचुएशन है उसके अंदर कॉस्ट को कम से कम करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे रिडक्शन के अंदर भी कोई कंडीशन परमानेंट नहीं होती है। तीसरा, हम कॉस्ट कंट्रोल में पास्ट एंड प्रेजेंट को देखते हैं और वहीं पे कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम प्रेजेंट और फ्यूचर को देख रहे होते हैं। प्रिवेंटिव फंक्शन है कॉस्ट कंट्रोल और ये करेक्टिव फंक्शन है हमारे लिए। और लास्ट में भी है यहाँ पे एक एंड पॉइंट होता है बेसिकली आपका कॉस्ट कंट्रोल में, लेकिन ऐसा कोई एंड पॉइंट नहीं होता है कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। आइए जी, इसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग आप समझते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना और उसका एनालाइज करना। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग से रिलेट होती है। आपकी कॉस्टिंग में आपने जितने 15 चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से शुरुआत के 11-12 चैप्टर्स जो हैं वो आपके लिए वो बेसिकली कॉस्ट को कैलकुलेट करना आपको सिखा रहे होते हैं, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, वो कॉस्टिंग हो गया। लास्ट के जो 3 चैप्टर्स आपने पढ़े जहां पे हमने कैलकुलेशंस वगैरह तो की, लेकिन हमारा पर्पस वहां पे डिसीजन मेकिंग का था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्टिंग, तो वहां पे पर्पस डिसीजन मेकिंग का था, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी कहलाती है। तो प्लीज ध्यान से, बहुत बेसिक है नेचर के हिसाब से, क्वांटिटेटिव डेटा को ही कंसीडर करते हैं यहाँ पे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कंसीडर हो रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग है तो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी। भैया ये रिकॉर्ड करता है कॉस्ट को प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए सर्विसेज, ठीक है, जो भी खर्चा लग रहा है वो। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियसली बात है डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है। इट डील्स विद द कॉस्ट अनसर्टेनमेंट, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसका स्कोप वाइडर है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आता है, बजटिंग भी आता है, टैक्सेशन भी आता है, प्लानिंग भी आता है, काफी सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। पास्ट एंड प्रेजेंट को कंसीडर करते हैं, फोकस विद द प्रोजेक्शन ऑफ द फिगर्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर पे ज्यादा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप करोगे, जो भी डिसीजन आप ले रहे होते हो फ्यूचर को कंसीडर करते हुए कि भैया फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, उसको कंसीडर करते हुए लेते हैं। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज को रिवॉल्व करवाया जा सके, इंडस्ट्रीज की जो कॉस्ट अकाउंटिंग्स हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज की कॉस्टिंग है उसको बेटर किया जा सके, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है। ये पूरा मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड को ही अच्छे से डेवलप किया जा सके, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होती है, तो एक वाइडर टर्म है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट फॉलोज सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट, सिर्फ ये कॉस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, ये यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको, ये सिर्फ कॉस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और बल्कि यहां पे आप ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जो आपके फेवरेबल चीजें होंगी डिसीजन मेकिंग के लिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे जी। होपफुली 2 क्वेश्चन डन है हमारे लिए। पहला आपका कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। देखो 21-22 क्वेश्चन है यार, यही इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको जो पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे उसके साथ में कुछ टॉपिक्स और लिख के दिए थे थ्योरी के, बस इतना सा ही तो करना है, ज्यादा थोड़ी ना है, आप इतना तो करिए, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम वेजेस। आइडल टाइम और ओवर टाइम के, भाई आइडल टाइम 2 टाइप का होता है, ओवर टाइम, और ये मैं ऐसे ही बता दूंगा क्योंकि ये आपका है ना लेबर कॉस्टिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ में वो क्वेश्चंस कवर नहीं है, बट इसके साथ साथ में वो टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग वाला टॉपिक वो भी जरूर आप देख लेंगे, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। हाँ, आइडल टाइम देखो, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है अब नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम को हम हमारे बेसिकली जो आवर्स होते हैं ना आपके, बेसिकली प्रोजेक्टेड आवर्स या फिर प्रोडक्टिव आवर्स, उसमें से माइनस करवा देते हैं नॉर्मल वाले को, उसमें हमारी कॉस्ट पर यूनिट, नॉर्मल वाले में हमारी जो लेबर कॉस्ट पर आवर है वो इंक्रीज हो जाती है, बट वहीं पे अब नॉर्मल आइडल टाइम को जो है वो हम हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हैं, और वो मेरा बेसिकली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में चला जाता है। कहां चला जाता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में चला जाता है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज इट इज, ये वाली बात पूरी बेसिकली आपको आइडल टाइम से रिलेटेड है। फिर ओवर टाइम, भैया ओवर टाइम होता है मेनली है ना, अगर कोई भी वर्कर जो है अपने नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करता है और उस जितना ज्यादा काम उसने किया वो ओवर टाइम कहलाता है, और उस ओवर टाइम के लिए हम उसे 2 पेमेंट करते हैं, एक नॉर्मल वेजेस, एक ओवर टाइम प्रीमियम। अब जो ओवर टाइम प्रीमियम आप उसको पे कर रहे होते हैं ना, ओवर टाइम प्रीमियम, उसका ट्रीटमेंट समझिएगा। उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर आपको ये ओवर टाइम प्रीमियम बिकॉज ऑफ द कस्टमर करना पड़ा है तो आप इसको कस्टमर से चार्ज कर लेंगे, कस्टमर की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। लेकिन ये मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की गलत प्लानिंग की वजह से करना पड़ा है, तो फिर भैया वो उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बनेगा। या फिर मान लीजिए ये आपको जो है ये ओवर टाइम जो करना पड़ा है बेसिकली, ये आपको है ना एक डिपार्टमेंट को करना पड़ा बिकॉज ऑफ दूसरे डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, तो जिस डिपार्टमेंट की गलती है उस डिपार्टमेंट से ये ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। अगर मान लीजिए ओवर टाइम करना आपका एक हैबिट में हो गया, मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया बिकॉज ऑफ द लेबर शॉर्टेज है या मार्केट कंडीशनिंग ऐसी है कि ओवर टाइम हमेशा पूरे साल भर करना ही पड़ेगा, देन इस केस में ये ओवर टाइम नॉर्मल हो जाएगा, और इसमें हम जो हमारी कॉस्ट पर आ रहा है लेबर की उसको इन्फ्लेट करवा देंगे, ठीक है।
है, और लास्ट में अगर किसी अबनॉर्मल रीजन की वजह से ओवर टाइम करना पड़ रहा है तो उस ओवर टाइम प्रीमियम को हम जो है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे, वो यहाँ पे हम चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, किसी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ओवर टाइम किया तो वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से चार्ज होगा, प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड में वो जुड़ जाएगा, मतलब वो ओवरहेड्स का पार्ट आपका बन जाएगा। होपफुली डन है जी ये वाला। फिर भैया हमारे पास में यहाँ पे आता है डिस्कस द कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी। आई थिंक फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल क्या होता है मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आओ कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है ये मैं पढ़वाऊंगा भी और डिस्कस भी करूंगा। देखो कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जिसको हम हमारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर या जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके अंदर क्या करवा सकते हैं, कंट्रोल करवा सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम के लिए आपके लिए 8-10 दिन है, तो उस पीरियड के अंदर 8-10 दिन जो आपके पास में है उस पीरियड को आप बोल सकते हो ये मेरा कंट्रोलेबल पीरियड है, ठीक है, जिसमें मैं थिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी स्टडी को मैनेज कर सकता हूँ। आप कंट्रोलेबल है आपके लिए। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम आता है, एग्जाम आप देते हो, एग्जाम खत्म होते हैं, तो उसके बाद आपका रिजल्ट्स एंड ऑल के लिए आप टेंशन ले रहे हो, यार ये पेपर में ये दिक्कत हो गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया। दीज थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल, वो मेरे लिए अनकंट्रोलेबल है, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सेम कॉस्टिंग में भी होता है, ऐसी बहुत सारी कॉस्ट होती है जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, जिनको एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। बट कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको हम हमारे हाथ में ही नहीं है, यार वो कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, पेनल्टीज हो गया ये ऑल एंड ऑल, मतलब कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं करवा सकते हैं। होपफुली डन है। आइए जी पढ़ेगा। Cost that can be controlled typically by a cost, profit और investment center manager is called controllable cost। मतलब एक सिंपल सी बात है, एक ऐसी कॉस्ट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे कैसे भी, चाहे कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड वो हो। कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड इन ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है मतलब जिस सेंटर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो प्रॉफिट जनरेट करने की या फिर कुछ प्रोडक्ट एंड ऑल बनाने की, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेडिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कि भैया जो इन्फ्लुएंस होती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे डिपेंड करती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है तो फिर वो कॉस्ट जो है वो इंपैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉस्ट कंप्रेसिंग डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या है, कंट्रोलेबल कॉस्ट है भाई। ऑब्वियस सी बात है कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से जो ये जो कॉस्ट है वो कम ज्यादा हो रही होगी। सम ऑफ द ओवरहेड आर जनरली कंट्रोलेबल बाय द शॉप लेवल मैनेजमेंट। कुछ ओवरहेड के खर्चे भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, बट लाइक सम ओवरहेड्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जस्ट लाइक रेंट वगैरह हो गया, ये सब कंट्रोल नहीं हो सकते। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ अंडरटेकिंग अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जिसको कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसको हम कुछ करें उससे वो कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय से द टूल रूम इज कंट्रोल्ड बाय द फोरमैन। ठीक है ना, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है टूल रूम में, वो कंट्रोल जो वो टूल रूम कंट्रोल कर रहा है एक फोरमैन इन चार्ज ऑफ दैट सेक्शन, बट द शेयर ऑफ द tool room expenditure which is apportioned to a machine shop is not to be controlled by the machine shop foreman। अब बात यह है कि भैया टूल रूम में खर्चा हो रहा है, अब टूल रूम में जो फॉरमैन है वो उसको कंट्रोल करवा सकता है, बट टूल रूम का खर्चा अल्टीमेटली मशीन शॉप पे एट्रीब्यूट हो रहा है, अल्टीमेटली मशीन शॉप पे उस खर्चे को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब भाई मशीन शॉप पे तो जो खर्चा आ रहा है वो उसे बियर करना है, वो तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता ना। इट्स लाइक दिस की भैया जैसे मान लो आप जो है आपको है ना घर वाले हर हफ्ते है ना 200 रुपए देते हैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो ये आपको आता है कि भाई मैं मेरा पर्सनल खर्चा उसके अंदर चला लूंगा, लेकिन उसमें हुआ गया आपने अपने दोस्त से उधार ले लिया और आपने ये बोला कि यार हर हफ्ते मैं तेरे को 100 रुपए दे करके चलूंगा, तो अब वो मेरे लिए कंट्रोलेबल नहीं रहा। अब भाई मेरे को हर हफ्ते जो 200 मिलेंगे उसमें से 100 देने ही है, वो मेरे हाथ में नहीं रहा। तो वही चीज आती है कि अपोर्शन होकर के जो कॉस्ट आई मशीन शॉप पे, वो मशीन शॉप के फोरमैन के हाथ में है ही नहीं, वो तो भैया जितनी टूल रूम पे कॉस्ट लगेगी उसका एक पार्ट अपोर्शन होगा ही होगा। होपफुली ये डन है, आपको समझ आता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, वैसे अगर आप खुद से भी करना चाहो तो कर सकते हो भैया। इसमें क्या है कि क्या फायदा मिलता है, ईआरपी हो गया भैया, सारी चीजें एक फंक्शनल हो गई, एकदम से आप चाहें तो एक बार में सारी चीजें देख सकते हो, इंटीग्रेटेड हो गया भैया, सारा सिस्टम एक जगह हो गया, बड़े आराम से सारी चीजें जो है वो पता लगाई जा सकती हैं। लेस सोफिस्टिकेटेड हो गया, पॉइंट बना सकते हो आप यहाँ पे कि भैया सिंपल सी बात है, पॉइंट बना करके भी इसको लिखा जा सकता है। थोड़ी कम्बरसम प्रोसेस थी, बहुत मतलब मिक्सिंग होती थी चीजों को, बहुत सारा डेटा होता था, पता लगाना मुश्किल हो जाया करता था, इसलिए एक सिंप्लीफाई हो गया, एक ईआरपी सिस्टम हो गया, एक सेंट्रलाइज प्रोसेस हो गया। बेसिकली आपका इंटरनेट वगैरह आने की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से।
भैया इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली हमारा सेव हो जाता है, बिकॉज पेपरलेस वर्क होने लग गया, मटेरियल रिक्विजिशन और ये गुड्स रिसीव नोट या बहुत सारे इनकी कॉपीज वगैरह निकला करती थी, जिन मल्टीपल कॉपीज की अब जरूरत नहीं है। तो इन्वायरमेंटल बेसिकली एक बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इंटरनेट की मदद से मोबिलाइजेशन बढ़ गया। मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चीज़ों को ट्रांसफर करना, मोबिलाइजेशन इंक्रीज हो गया है। जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो अप्लाई करवाना आसान हो गया है। ठीक है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट असर्टेन विद एक्यूरेसी इन टाइमली मैनर, भैया टाइम बचता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास में यहाँ पे आ जाते हैं। भैया प्रिपरेशन ऑफ बजट्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, स्टैंडर्ड्स वगैरह, इनको बनाना आसान हो गया क्योंकि पुराने चीजें मिल जाती हैं और एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम बेसिस पे बन रहे होते हैं हर बार, कभी चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिस्टम है तो उसको सारी चीजें याद रहेंगी, इंसान हो सकता है कुछ चीजें भूल भी जाए, तो वो यूनिफॉर्म चल रही होती हैं सारी चीजें। लोकेशन, करेंसी, लैंग्वेज, रेगुलेशंस, इन सब की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही होती है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू वेरिएंस वगैरह, वेरिएंस वगैरह निकालना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह करना, ये डायरेक्टली सिस्टम बड़े आराम से कर लेता है। ठीक है, इट एनेबल्स द एंटिटी टू मॉनिटर एंड एनालाइज ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को और सर्विसेज को आप एक जगह बैठ के देख सकते हो, कैमरा एंड ऑल से ऑब्जर्व कर सकते हो, सारी प्रोसेस बड़े अच्छे से आप कंट्रोल करवा सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं बेसिकली आपके आईटी में। तो भाई अगर इंपॉर्टेंट बात करूँ, एआरपी आ गया है, इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिलने लग गया है, इंटरनेट आने से मोबिलाइजेशन जो है वो ज्यादा हो गया है, बेसिकली आपका जस्ट इन टाइम मेनली आपका सिस्टम जो है वो प्रमोट हो जाता है, इससे एक्यूरेसी हो रही है, कॉस्ट कंट्रोल हो जा रहा है यहाँ से, मेनली आपका बजट्स वगैरह बनाने में यूनिफॉर्मिटी आती है, स्टैंडर्ड सेट करने में यूनिफॉर्मिटी आती है, चीज़ों को वेरिएंस को कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एस्टेब्लिश करवाना ज़्यादा आसान हो गया है, मॉनिटर करना, एनालाइज करना वेरियस चीज़ों को वो आसान हो गया बिकॉज ऑफ द आईटी सिस्टम, जहां से आप एक जगह से बैठ करके सारी चीज़ें मॉनिटर करवा सकते हो, देख करके चल सकते हो। एस्केलेशन क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं ये मानता हूँ ये आपको आता भी होगा और ध्यान रख के चलना। एस्केलेशन क्लॉज में मैं फिर भी एक ओवरव्यू के तौर पर बता देता हूँ। इन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अगर प्राइसेस बढ़ती हैं या फिर बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन प्राइसेस में कमी आती है, तो उसकी वजह से हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एस्केलेशन क्लॉज होता है, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपके यूनिट्स में, स्टैंडर्ड्स में, अगर यूनिट जो है बेसिकली जो आपने यूनिट्स का स्टैंडर्ड बनाया था या लेबर आवर्स वगैरह के लिए स्टैंडर्ड बनाया था, रॉ मटेरियल के कंजम्पशन का जो स्टैंडर्ड बनाया था, इसमें ऊपर नीचे होता है, तो फिर भैया हम जो है उसकी कॉस्ट को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस कम या फिर मेनली बढ़ जाएं तो फिर हम उसको बेसिकली आपका प्रोडक्ट सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉस्ट एंड ऑल में इंक्लूड करके चलेंगे। आइए जी, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आता है बाय प्रोडक्ट की जो बेसिकली कॉस्ट वगैरह है वो कैसे निकालते हैं या फिर उसको किस तरीके से कंसीडर करते हैं। देखो, अगर स्मॉल अमाउंट है टोटल वैल्यू में तो दो ट्रीटमेंट होते हैं, ये दोनों बड़े हम करते हुए भी आए हैं। पहला ये होता है भैया इनकम मान के कॉस्टिंग एंड पीएनएल में क्रेडिट करवा दो। दूसरा होता है कि अपनी कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से डिडक्शन करवा दो, माइनस करवा दो अगर अमाउंट स्मॉल है तो। अगर बाय प्रोडक्ट का अमाउंट अच्छा खासा है, बेसिकली कंसिडरेबल बहुत अच्छी वैल्यू है, तो फिर उसको बाय प्रोडक्ट मत मानो, उसको जॉइंट प्रोडक्ट मानो और फिर वो दो प्रोडक्ट के तौर पे आप उसको मान करके चलो कि भाई एक ये मेन और बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है, दोनों की कॉस्ट अलग अलग निकाल करके चलो। और अगर मान लो किसी बाय प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग एंड ऑल की रिक्वायरमेंट है तो भैया देखो सीधी सी बात है, पहले तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो भी उसकी एनआरवी आ रही है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ रही है, उसके बेसिस पे उसको अलग करो। और जो बेसिकली आपका मेन प्रोडक्ट है या जो मेन प्रोडक्ट है उसके जो बेसिकली स्प्लिट अप पॉइंट आता है उस स्प्लिट अप पॉइंट तक अलग कर लो इसको। इस स्प्लिट अप पॉइंट पे आकर के आपका मेन प्रोडक्ट अलग हो गया और बाय प्रोडक्ट अलग हो गया। फिर भाई जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, मेन प्रोडक्ट में से क्या करवा दो, जो मेन प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है अभी तक स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो मेन प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है उसमें से बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करवा दो। बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करवा दोगे तो यहाँ पे सिर्फ मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट बचेगी। चलिए जी, ये मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट बच गई। अब बाय प्रोडक्ट की जो ये कॉस्ट आपने माइनस करवाई, इसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी कॉस्ट लग रही है फर्दर प्रोसेसिंग में, जो भी फर्दर प्रोसेसिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है वो आप इसमें क्या करवाते चलेंगे, ऐड करवाते चलेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग की जो भी कॉस्ट ऑल लग रही है। तो ये तीन ट्रीटमेंट आता है बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड। अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, ये हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। चलिए जी, आगे बढ़िएगा। इसके बाद आता है भैया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? होता है भैया हम कॉस्ट
प्लस एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करवा देते हैं। फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम उसमें क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। बेसिकली फिक्स परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करवाने का इसमें रीजन होता है कि भैया हम चाहते नहीं है कि हमें लॉस एंड ऑल हो, ये सारी चीजें ना हो, इसलिए कॉस्ट प्लस एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करवा दिया जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहा जाता है, आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जी, आइए जी, इसको पढ़िएगा ध्यान से। These contracts provide for the payment of contractee of the actual cost of construction plus a stipulated profit mutually decided between two parties। दोनों के बीच में आपस में डिसाइड होता है कितना प्रॉफिट होना चाहिए, तो उस एक्चुअल कॉस्ट जो आ रही होती है उस एक्चुअल कॉस्ट में वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करवा देते हैं। The practice of cost plus contract is adopted in the case of those contract where the probable cost of the contract cannot be ascertained in advance with a reasonable accuracy। भैया नहीं पता लगा सकते कितना खर्चा आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, तो फिर हमारे लिए ये बोलते हैं भाई जो भी होगा इतना खर्चा लगेगा, या जितना भी खर्चा लगेगा उसके ऊपर मेरे को 10% 15% का प्रॉफिट दे देना बस। These contracts are preferred when the cost of material and labor is not steady and the contract completion may take number of years। भैया काफी टाइम लग सकता है, लेबर वगैरह जो है वो डिले कर सकते हैं काम को, तो ऐसे केस में हम क्या करें, तो ऐसे केस में हम ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेबर नहीं मिल रहे होते हैं, कई बार वो प्रॉब्लम आती है, मटेरियल की प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट हो रही होती हैं, तो वो प्रॉब्लम हमें आ रही होती है, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं। The different cost of to be included in the execution of the contract are mutually agreed। भैया बहुत बार कई बार अलग अलग कॉस्ट लगती है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे भी नहीं पता होता यार, ये बीच में ऐसे बोल देगा यार ये सामान भी लगाना है। जैसे मान लो आप कोई घर बनवा रहे हो और वहां पे बोल दो नहीं यार ये हमने तो डिसाइड किया था ऐसे बनना है, लेकिन नहीं यार अब ये आया है कि इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दो। अब वो बीच में चेंज करेगा तो उससे कॉन्ट्रैक्टर की तो कॉस्ट बढ़ गई। अगर वो पहले एक कॉस्ट को कोट कर चुका होता या पहले एक प्राइस कोट कर चुका होता तो वो चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है कि भाई जो भी कॉस्ट लगेगा उसमें मेरे को इतना प्रॉफिट दे देना, बात खत्म। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक फेयर प्राइस पे हो जाते हैं, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाता है और एक रीजनेबल प्रॉफिट भी कमा लेता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी, आई थिंक डन है, इसको अच्छे से कर लेना। बजट मैनुअल वाला क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चंस के अंदर। भैया बजट मैनुअल क्या होता है कि जो हम बजट बना रहे होते हैं ना, जैसे आपने देखो ना ऑडिटर, जब ऑडिट में पढ़ोगे या कुछ लोग बच्चों ने तो पढ़ा भी होगा, ऑडिट के अंदर ऑडिटर जो होता है वो अपने वर्किंग पेपर्स बनाता है। वैसे ही भैया जो बजट बना रहे होते हैं ना, या बजट बनाने वाली टीम है वो बजट मैनुअल बनाती है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में इस बजट मैनुअल को यूज करके हमें जो पास्ट में बजट बनाया है उनका भी एनालिसिस रहे और फ्यूचर में भी बजट बनाने के अंदर हमें क्या मिले, मदद मिले। इसको बजट मैनुअल आपका बोला जाता है। बजट मैनुअल कंटेन मच इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव बजटरी प्लानिंग। बजट बनाने के लिए, बजटरी प्लानिंग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी बजट मैनुअल में लिखी हुई होती है। इट्स लाइक दिस ए डायरी फॉर योर पर्सनल डायरी की तरह होता है, कि जैसे किसी इंसान के बारे में जानना हो या एक्यूरेसी उसके बारे में कि भाई एक्चुअली में उसका थॉट प्रोसेस क्या है, तो उसका पर्सनल जो दोस्त वगैरह होते हैं या फिर उसका जो पर्सनल अगर उसकी लिखने की हैबिट है तो डायरी वगैरह होती है, तो वहां से हम उसके पहचानते हैं कि हाँ यार इसका थॉट प्रोसेस इस टाइप का है, एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है। तो उसी तरीके से बजट मैनुअल होता है। ए बजट मैनुअल इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन की इंफॉर्मेशन फॉर दोज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। जो सारी चीजें प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जरूरी थी या फिर हमने यूज करी थी बजट बनाते वक्त, उन सारे डॉक्यूमेंट्स और की इंफॉर्मेशन की जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे आपकी होती है। एंड इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द बजटरी प्लानिंग, भाई सारी चीजें की कैसे ये बजटरी प्लानिंग की गई थी, क्या क्या चीजें इसमें कंसिडर की गया था, क्या किया गया था। कंट्रोल प्रोसेस जो हो गया, इंक्लूडिंग ए स्टेटमेंट ऑफ बजटरी ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड ए बजट मैनुअल। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या बजटरी ऑब्जेक्टिव है, विजन क्या है, मिशन क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट हम क्या चाहते हैं। बजट मैनुअल कंटेन्स ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू शो who is responsible for the preparation of each functional budget। functional budget मतलब खर्चे से रिलेटेड बजट हो गया, सेल्स से रिलेटेड बजट हो गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट हो गया। तो उस बजट मैनुअल में लिखा होता है कि किसको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और किसने किसने किस साल में जो है वो ये बजट बनाया था। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस के पास एक केस फाइल होती है कि भाई इस केस को किस पुलिस वाले ने डील किया था और मेनली कब तक इस पुलिस वाले ने डील किया, फिर क्या ये केस किसी और को ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो उसी टाइप का ये बजट मैनुअल भी एक डिटेल हो गया। इट कंटेन्स ए टाइम टेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच बजट। क्या टाइम लगा, कौन से
ईयर के लिए हमने ये बजट बनाया था, कितने पीरियड के लिए हमने ये बजट बनाया था, ये सारी लिखी हुई होती है। कॉपीज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टू बी कंप्लीटेड बाय दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग बजट्स, उन सब के पास में इसकी कॉपीज मिलेंगी जो कि बजट्स एंड ऑल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विद एक्सप्लेनेशन कंसर्निंग देयर कंप्लीशन इज इंक्लूडेड इन द बजट मैनुअल, और उनकी सारी एक्सप्लेनेशन जो कंसर्न्स हैं, बजट को कंप्लीशन करवाने में जो दिक्कतें आई, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई होती हैं। तो ये ओवरऑल एक एक्सपीरियंस होता है उन पर्सन्स का, या उन पर्सन्स की एक रिसर्च और उनकी एक मेनली डायरी हो गई जिन्होंने बजट्स एंड ऑल बनाई है। तो ये बजट मैनुअल काफी अच्छा टॉपिक है, पूछा भी गया एग्जाम में, तो ध्यान से। क्या रिकंसिलेशन जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं? तो जी नहीं, इंटीग्रेटेड फॉलो करते हैं तो कोई नेसेसिटी नहीं होती रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग। रीजन इज दिस, सेम ही अकाउंट यूज कर रहे हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग और बेसिकली आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। बैंक यूज होता है, वहां पे डेटर यूज हो रहा होता है, कोई स्पेशल अकाउंट ओपन नहीं किए जाते हैं। तो सारी चीजें एक ही साथ हो रही है, तो रिकंसाइल तो तब करोगे ना जब दो अलग अलग चीजें। रिकंसाइल तो किसी दो अलग अलग चीजों को करना पड़ता है ना, जैसे जब ये बोला जाता है कि यार ये दो अलग अलग इंसान है, तो देखो यार इनमें दोनों में क्या फर्क है। जब दोनों इंसान सेम ही है या फिर एक ही इंसान है, तो फिर उसको रिकंसाइल क्या करना है, ठीक है ना, ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो भैया ये आपको लगता है, ठीक है ना, आपको ये लगता है बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर की भैया कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग होगा, लेकिन वो नॉन इंटीग्रेटेड में अलग होता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम में वो सेम ही है। इंटीग्रेटेड सिस्टम में इट्स लाइक दिस की भाई दो मेनली दो बॉडीज हैं, लेकिन मेनली वो बोलते हैं ना दो जिसमें एक ही जान है, ठीक है, वो वाला डायलॉग यहाँ पे फिट बैठ सकता है। ये दो अलग अलग चीजें जरूर है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट बेसिकली एक ही अकाउंटिंग के अंदर, इंटीग्रेटेड के अंदर सारा काम चल रहा है, तो रिकंसिलेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक पार्ट है कि भैया क्योंकि सारी चीजें एक ही साथ हो रही हैं और हम कोई अलग अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, सबके जो नाम है वो सेम ही है, इस वजह से बेसिकली हमें कोई भी रिकंसिलेशन वहां पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है 11, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है? देखो, डिस्क्रिशनरी होता है जो हमें कुछ कमा करके नहीं देगा। ये तो हमें ऐसा है कि भाई ये खर्चा तो करना ही है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा हो गया, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया। हमें नहीं पता कि उससे हम कितना कमा पाएंगे, उसका क्या रिजल्ट्स आएंगे, उसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, बट फिर भी हम इसको एक अलोकेटेड बजट देते हैं, और ये कभी भी इस पे बेस नहीं करता कि हम कितना कमा रहे हैं, ये हमेशा बेस करता है कि भाई हमारा बजट कितना है इस चीज को करने में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एंटिटी जो वर्क कर रही है, हो सकता है वो एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी ना कर रही हो, ठीक है, और एक एंटिटी जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, सारी चीजें कर रही है, वो आपका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, बट एक ऐसी एंटिटी जो प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है वो एडवर्टीजमेंट कर रही है। दोनों के बजट्स अलग अलग हैं। जो एंटिटी प्रॉफिट्स कमा रही है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रही होगी कि भैया मेरे को एडवर्टीजमेंट क्या करना है, प्रोडक्ट तो वैसे ही बिक रहा है, सारी चीजें हो ही रही हैं, अलग से कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स ले आते हैं जिसकी वजह से और अच्छा चलता रहे मार्केट के अंदर। और वहीं पे बेसिकली आपके यहाँ पे आ जाता है कि भैया एडवर्टीजमेंट उस कंपनी को करना पड़ रहा है या उस एक बेसिकली बिजनेस को करना पड़ रहा है जिसको अभी नया नया आया है, जिसको प्रॉफिट्स एंड ऑल अभी नहीं हो रहे। तो ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर कहलाता है, जहां पे उसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, उस पर्टिकुलर खर्चे का या उस कॉस्ट सेंटर का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। द कॉस्ट सेंटर हुज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, मतलब उसका आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये नहीं बता सकते जी हम, ठीक है, फाइनेंशियल टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। दस इनपुट आउटपुट रेशियो कैन नॉट बी डिफाइंड। द कॉस्ट ऑफ इनपुट इज कंपेयर्ड विद द अलोकेटेड बजट फॉर द एक्टिविटी, कितना लगता है, जितना अलोकेटेड बजट होता है उसके बेसिस पे खर्चा करते हैं। जैसे इसमें डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ गया, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट आ गया, वेयर आउटपुट ऑफ दीज डिपार्टमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि इनका कितना फायदा मिला। एंड को रिलेटेड विद द कॉस्ट इनकर्ड ऑन इनपुट, और को रिलेट नहीं किया जा सकता कि यार इतना खर्चा लगा तो इतना प्रॉफिट कमाया, अगली बार हो सकता है आप और ज्यादा एडवर्टीजमेंट करो लेकिन प्रॉफिट हो ही ना, या कम एडवर्टीजमेंट करो और प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो ऐसा कोई भी मतलब एक सर्टेन मेजर नहीं है इस खर्चे के रिगार्डिंग। इन्वेस्टमेंट सेंटर भाई यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली लिंक कर रही होती है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिटेबिलिटी, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं, बट हैज द अथॉरिटी टू मेक द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भैया इतना पैसा हम यहाँ से कई बार कमा रहे होते हैं कि हम और जगह भी क्या कर रहे होते हैं, री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं।
द परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिसाइड प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ साथ में आरओआई क्या है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें हम कितना कमा रहे हैं, ये बेसिकली आपका यहाँ पे देखा जाता है। जनरली जैसे गवर्नमेंट का है तो भैया महारत्न, नवरत्न और मनी रत्न कंपनीज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर है, जहां पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके ये चाहती है कि यहाँ से रिटर्न आए। अगर वहां से रिटर्न नहीं आ रही होती है तो गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज एंड ऑल करना शुरू कर देती है। फिर भैया हमारे पास में आता है डिस्क्राइब 3 एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के बहुत अच्छे एडवांटेज है। कॉन्ट्रैक्टर को एक अश्योर्ड प्रॉफिट होगा ही होगा, फिक्स परसेंटेज का प्रॉफिट होगा ही होगा, प्राइसेस रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स एंड ऑल नहीं होगा, ठीक है। वर्क डन इज नॉट डेफिनेटली फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एस्टिमेट। भैया जरूरी नहीं है एस्टिमेट के हिसाब से ही सारी चीजें हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई भी पार्टी को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हिमसेल्फ about the cost of the contract and he is empowered to examine the books and documents of the contract to ascertain the variety of cost of the contract। वो सारी चीज ऑब्जर्व कर सकता है, क्या कॉस्ट लगी, क्या हुआ, क्यों, क्योंकि उसको अब कॉस्ट का पता होगा। जनरली आपको जब एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मिलता होता है तो आपको पता ही नहीं होता है कॉस्ट को, आप लगता है यार ज्यादा ही पे किया है, ठीक है। बट जब यहाँ पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको कॉस्ट का पता है कॉन्ट्रैक्टी को, प्लस उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो रीजनेबल प्रॉफिट वो कॉन्ट्रैक्टी अपने हिसाब से भी क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। तो होपफुली इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आती है। चलिए जी आइएगा अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। उससे पहले 1 मिनट रुकिएगा। एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस बस्टिंग। भाई जीरो बेस बस्टिंग होता क्या है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात पे आ जाते हैं कि ये जीरो बेस बस्टिंग है क्या। देखो जी गुरुदेव, जीरो बेस बस्टिंग का मतलब होता है जब हम बजट बना रहे होते हैं ना तो हम कोई बेस यूज नहीं कर रहे पहले का, ठीक है। मेरा कोई बेस नहीं है, न्यू कंपनीज ऐसा करती हैं और बहुत बार एग्जिस्टिंग कंपनीज भी ये जीरो बेस बस्टिंग बना रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च करते हैं हर चीज पे, प्रॉपर एक एनालिसिस करते हैं हर चीज पे और फिर बजट बना रहे होते हैं। पास्ट का कोई कंसिडरेशन हम यहाँ पे नहीं ले रहे होते, कोई बेस कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे होते हैं। एक जीरो बेस से हर चीज को शुरुआत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जब कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या कोई सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं जनरली ये जानता हूँ या मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। बेस है तो अच्छी बात है यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट एकदम जीरो से हम स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे को या फिर किसी को भी ये प्रॉब्लम ना आए कि भी हाँ ये मैंने तो पहले, आप तो कह रहे हो ये तो पहले ही हो गया था लेकिन हमने तो ये पहले पढ़ा ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो हम एकदम जीरो से क्या कर रहे हैं, हम एकदम बेस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं बिल्कुल ध्यान से देखना। मेरे को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, आया नहीं है, आ सकता है लेकिन। इट प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करते हैं, कोई पास रिकॉर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो हो रहे हैं। एंड रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द अलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज। और फिर भैया सबको अलग अलग प्रेफरेंस दी जाती है और स्कार रिसोर्सेज को यूज उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली किया जाता है। स्कार रिसोर्सेज मतलब कम है रिसोर्सेज हमारे पास में। इट इंश्योर दैट द वेरियस फंक्शंस अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन are critical for the achievement of its objective and are being performed in the best possible ways। कह रहा है कि अलग अलग फंक्शंस जो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ले रही हैं वो क्रिटिकल है। ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फंक्शंस जो परफॉर्म करेंगे वो क्रिटिकल है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर हम उसको रैंक कर पाएं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां तक पहुंच सके। It provide an opportunity to the management to allocate resources for various activities only after having a thorough cost benefit analysis। एक cost benefit analysis अच्छे से करने के बाद ही हम यहाँ पे allocate करते हैं उनको resources। ऐसा नहीं कि यार पास्ट में इतना हुआ था तो इस बार भी इतना कर दो, नहीं नहीं नहीं, एक thorough analysis होगा पूरा कि हाँ जरूरत है ना, इस बार इतने की जरूरत है तो ही हम इसको क्या करेंगे, allocate करेंगे। The chances of arbitrary cuts and the enhancements are thus avoided। भैया cuts करना, arbitrary cuts मतलब मैथमेटिकली यार पिछली बार इतने रिसोर्स गए थे तो हम इस बार थोड़ा बजट कम बना रहे हैं तो इसको 10% कम कर दीजिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भैया वो मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो नहीं होगी, एक एनालिटिकल मैथमेटिक्स यहाँ पे आपकी फॉलो की जाएगी, ठीक है। The areas of wasteful expenditure can be easily identified and eliminated। wasteful है, कुछ unnecessary का है,
जो पहले हो रहा था या कुछ ऐसा था, अगर उसकी मेरे को अब जरूरत नहीं लगती है तो मैं उसको क्या करवा दूंगा, एलिमिनेट करवा दूंगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल बजट्स आर क्लोजली लिंक्ड विद द कॉर्पोरेशन ऑब्जेक्टिव्स, की अभी जो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का जो बजट बनाया जा रहा है ना, वो पूरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच करवा के देखा जाता है कि यार इस डिपार्टमेंट के बजट के कारण क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो कहीं बेसिकली फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है ना, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। द टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इंट्रोडक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बेसिकली ये टेक्निक जो है वो इंट्रोडक्शन है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। दस इट कैन नॉट ओनली बी यूज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेडिशनल बस्टिंग बट इन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ अदर पर्पज। सिर्फ एक ट्रेडिशनल बस्टिंग के लिए काम नहीं करेगा, एक अदर वेराइटीज के लिए भी अलग अलग तरीकों से भी वो क्या करेगा, सोच करके चलेगा मैनेजमेंट। होपफुली आपको इतनी बात यहां पे समझ आती है भाई, अच्छा है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए कि भैया हम ट्रेडिशनल वे में सारी चीज़ें अलोकेट नहीं कर रहे होते हैं, साइंटिफिक वेज ढूंढ रहे होते हैं स्कार रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए, और लिंक करवाते हैं हर डिपार्टमेंट का जो बजट है वो ऑर्गेनाइजेशन के बजट से क्या करवाते हैं, लिंक करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, बेसिकली अलोकेट किया जा रहा होता है। मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रेडिशनल बस्टिंग की तरह नहीं है कि सिर्फ एक बजट बनाया बात खत्म हो गई, हर पॉसिबल वे में चीज़ों को देख करके एक प्रॉपर थिंग्स जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अननेसेसरी की एक्टिविटीज को अवॉइड किया जाता है, एलिमिनेट करवाया जाता है अगर कुछ ऐसा था तो। डिस्क्राइब ऑपरेशन कॉस्टिंग विद 2 एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर ऑपरेशन कॉस्टिंग इज अप्लाइड। कोई 2 एग्जांपल के साथ में ऑपरेशन कॉस्टिंग बताओ। तो भाई एग्जांपल ये रहे, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और ज्वेलरी मेकिंग का ऑपरेशन कॉस्टिंग। भाई ऑपरेशन कॉस्टिंग जो है वो जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट एक प्रोसेस में बना रहे होते हैं, एक सिमिलर प्रोसेस में बना रहे होते हैं, एक होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग आता है। तो प्रोसेस मतलब पर्टिकुलरली जब प्रोसेस में प्रोडक्ट बन रहा होता है, अलग अलग 2-3 प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, लेकिन सेम प्रोसेस जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हो रही होती है तो उसको ऑपरेशन कॉस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यही बात आपके लिए यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हो मटेरियल कॉस्टिंग का, रॉ मटेरियल का खर्चे का, फिर बेसिकली आपके लेबर एंड ओवरहेड्स के खर्चों का एनालिसिस कर रहे होते हो। और रेडीमेड गारमेंट का एग्जांपल यहाँ पे, या फिर ज्वेलरी का क्या है भाई, कोई भी ज्वेलरी बन रही है सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो आउट होगा, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं सेम प्रोसेसेस से। वैसे ही रेडीमेड गारमेंट से भैया मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं सेम प्रोसेस से। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका मेनली सिमिलरिटीज एंड ऑल आती है। फिर आइए जी क्वेश्चन नंबर 15 पे, लाइक अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग हैज आल्सो सर्टेन लिमिटेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग की भी जो है वो कुछ लिमिटेशन है, बिल्कुल है जी। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है लिमिटेशन को। बहुत आसान है, एक्सपेंसिव है भैया, एडिशनल कॉस्ट अराइज करती है कंपनी पे, अगर नई जरूरत है तो ना नहीं करेगी कंपनी। रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन वगैरह की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग या रिकंसिलिएशन करवाओ। फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, एक ही काम को कई बार मल्टीपल टाइम करना पड़ रहा है, मतलब उसको अकाउंटिंग नॉर्मल जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वहां भी करना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी में भी करना पड़ता है। तो सिमिलर काम भी कई बार 2-3 बार हो रहे होते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग बंदा वर्क कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग कर रहा है। अब दोनों के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, इस पे भी चीजें डिपेंड करती है, और कई बार कोऑर्डिनेशन हो भी नहीं पाता बिकॉज काफी सारे लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा होता है यहाँ पे। आइए जी, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भैया। बैच कॉस्टिंग में एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मतलब सेम प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ पे ना नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, जो हमें जॉब मिला है या जो हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट आया है, उसके हिसाब से हम कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है वो एक ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे। कॉस्ट हर जॉब के लिए अलग अलग होती है, यहाँ पे बैच वाइज कॉस्ट निकलती है। एक बैच की कॉस्ट पता चल गई तो उस बेसिस पे हम पर यूनिट जो है वो कॉस्ट निकाल लेते हैं, उस बेसिकली उस बैच में बनने वाले सारे प्रोडक्ट की, ठीक है। जॉब आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब एक दूसरे से अलग है, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ है, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ है, वैसे वैसे। लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस है भैया, सेम टाइप की चीज, काम बार बार रिपीटेटिव बेसिस पे होंगे यहाँ पे। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब कॉस्टिंग एंड मेनली आपका बैच कॉस्टिंग। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये काफी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, ध्यान रखना। हेल्थ वेल्थ हॉस्पिटल इज इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच पेशेंट स्टे। द हॉस्पिटल ऑफर जनरल हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट इज ओनली बेसिक सर्विसेज। जनरल हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहा है, हॉस्पिटल है। इनमें से क्लासिफाई करना है फॉलोइंग कॉस्ट एज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच पेशेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एज देयर
फिक्स्ड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल कॉस्ट पर डे के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर करना पेशेंट को भाई डायरेक्ट कॉस्ट है, पर्टिकुलर पेशेंट वाइज लग रही हो क्योंकि मॉनिटर किसको करो पेशेंट को, तो वो पर्टिकुलर पेशेंट पे वो कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट कॉस्ट है। एंड दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट जितने होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग बढ़ेगी उनकी, तो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स पे ही डिपेंड करता है। मील फॉर पेशेंट डायरेक्ट कॉस्ट है और वेरिएबल भी है बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट्स पे डिपेंड करता है। नर्सेज सैलरी फिक्स कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है बेसिकली नर्सेज की सैलरी। पार्किंग मेंटेनेंस इनडायरेक्ट है, फिक्स्ड है। सिक्योरिटी ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट है। तो होपफुली ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो और ये नीचे आपका आंसर है, ये इसका आंसर भी यहाँ पे ही दे रखा है। चलिए जी डन। आइए जी, व्हाट आर द कॉस्ट यूनिट्स, राइट द कॉस्ट यूनिट बेसिस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल के लिए, स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, केमिकल के लिए, पावर के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। इनके लिए आपको बताना है कि बेसिस क्या होगा कॉस्ट को बांटने का। तो भाई सीधी सी बात है, ऑटोमोबाइल मतलब जो बेसिकली आपके व्हीकल्स एंड ऑल है नंबर के बेसिस पे हो गया, स्टील टन के बेसिस पे हो गया, सीमेंट पर बैग या टन के बेसिस पे हो गया, केमिकल्स लीटर गैलन किलोग्राम टन किसी के बेसिस पे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल, कौन सा किस टाइप का केमिकल है उस बेसिस। पावर है किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर को आप क्या बोलते हो, हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। पैसेंजर किलोमीटर जो हो गया वो बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए हो गया। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, भाई यहाँ पे ये सारे मेथड्स और टेक्निक्स बता रखे हैं जो आपने पढ़े हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आपने पढ़ रखा है, मार्जिनल आपको पता है, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस आपको पता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बता देता हूँ भैया। जो मेनली चीजें होने के बाद हम कॉस्टिंग करते हैं ना वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होती है। ऐसी वो इंडस्ट्रीज कर रही होती है जो स्मॉल स्केल पे वर्क कर रहे हैं या जिसको पास्ट का एनालिसिस करना है, जनरली वो इंडस्ट्रीज ऐसे करती हैं। इसमें पोस्ट कॉस्टिंग आता है, मतलब खर्चे वर्चे हो गए, प्रोडक्शन वोडक्शन हो गए, उसके बाद में जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट करना, पोस्ट कॉस्टिंग आ गया। एक कंटिन्यूस कॉस्टिंग होगी, जैसे जैसे खर्चा लगता जा रहा है आप कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स क्या करते जा रहे हो, मेंटेन करते जा रहे हो। तो ये जनरली छोटी फर्म्स जो होती हैं या जनरली जो पास्ट का एक एनालिसिस चाहती हैं वो सब ये करके चलते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपने बहुत पढ़ा है भाई, यही पूरा पूरा ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिलेबस आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। डायरेक्ट कॉस्टिंग पर्टिकुलरली क्या डायरेक्टली कॉस्ट लग रही है किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में या किसी भी एक डिसीजन को लेने में या किसी भी चीज से रिलेटेड, उसको डायरेक्ट कॉस्टिंग आप यहाँ पे बोल करके चलते हो। आइए जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी लेबर का एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होती है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने होते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहला है भैया स्टैंडर्डाइजेशन। क्या स्टैंडर्ड्स हैं, पहले से क्या है, कस्टमर प्रोडक्ट क्या है, क्या हमारा प्लान है, तो इसके बेसिस पे प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्शन प्लान क्या है, कस्टमर के ऑर्डर क्या है, इस पे चीजें डिपेंड करेगी। लेबर स्पेसिफिकेशन, किस टाइप के लेबर हैं, कितने टाइम तक वो काम करते हैं, बेसिकली किस तरीके से का उनका काम है, क्या वेस्टेज होता है, आइडल टाइम होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ लेबर एंड लेबर टाइम इज स्पेसिफाइड। लेबर टाइम स्पेसिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड एंड इट टेक इनटू अकाउंट द नॉर्मल वेस्टेज टाइम, मतलब आइडल टाइम वगैरह को भी कंसिडर करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, क्या मेथड है भैया, काम करने का तरीका क्या है, क्या प्रॉपर मशीन बेस्ड है, प्रॉपर सीक्वेंस है, मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस क्या है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लेआउट क्या है भैया, मैन्युफैक्चरिंग लेआउट क्या है, किस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग आपका प्रोसेस है। प्लान ऑफ ऑपरेशन फॉर ईच प्रोडक्ट लिस्टिंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इज प्रिपेयर्ड। टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी, ये आई थिंक सबको आइडिया होगा इसका। फिर हम लेबर को ऑब्जर्व करेंगे कि कितना टाइम वो कहाँ लगा रहा है, कितने प्रोडक्ट में कितना टाइम लग रहा है एक एवरेज वर्कर को, और ये सारी चीजें हम देख के चलेंगे। ट्रेनिंग एंड ट्रायल उनको दिया जाएगा, पर्टिकुलरली एक ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर ताकि उनको वर्क एंड ऑल का सारा आइडिया हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके। वर्कर्स आर ट्रेन टू डू वर्क एंड द टाइम स्पेंड एट द टाइम ऑफ ट्रायल रन इज नोटेड डाउन, इन सबको नोट किया जाना चाहिए, ठीक है। ओके डन। नाउ एक और अच्छा क्वेश्चन भैया, लास्ट ऑलमोस्ट हमारा ये क्वेश्चन है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम एंड डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द सेम। भैया बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसको डिस्कस करके चलो। तो देखो बजटरी कंट्रोल सिस्टम मैं ऐसे ही बता देता हूं भैया, हम बजट्स वगैरह बना रहे होते हैं, थिंग्स को फोरकास्ट कर रहे होते हैं और जो फोरकास्टेड थिंग्स होती हैं उनको फिर एक्चुअल चीजों के बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर करवा रहे होते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर कंपेयर करवा रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल सिस्टम. It is a system of management control and accounting in which all the operations are forecasted. सारे पहले forecast किए जाते हैं, बजट बनाया जाता है and planned in advance to the extent possible, जहां तक possible है वहां तक, and the actual results compared with the forecasted and planned result. ठीक है, ये पूरा आपका प्रोसेस हो गया। बेसिकली आप ये बोल दीजिए जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी ना, जो आपने बचपन में 12th क्लास में पढ़ी होगी, उस मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बस बजट और डाल देना, बाकी सेम है।
कंपोनेंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम भाई, पहला फिजिकल बजट, कॉस्ट बजट, प्रॉफिट बजट और फाइनेंशियल बजट, ये चार बजट हमारे पास में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है भाई। कंपोनेंट्स क्या है आपके बजटरी कंट्रोल सिस्टम के? फिजिकल बजट, दीज बजट कंटेन द सर्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव सच एज ए फिजिकल यूनिट ऑफ सेल प्रोडक्शन, दिस में इंक्लूड क्वांटिटी ऑफ सेल्स, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड मैन पावर बजट। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको, है ना, ये दे सकते हैं कि भैया बहुत सारी चीजें दे, बहुत सारे बजट दे दिए, प्रोडक्शन बजट दे दिया, सेल्स बजट दे दिया, वैल्यू में दे दिया और क्वांटिटी में दे दिया। अब फिर वो पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सा कंपोनेंट है बजटरी कंट्रोल का। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। कॉस्ट बजट, बजट विच प्रोवाइड कॉस्ट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट्स आर कॉस्ट बजट्स। ये कॉस्ट बजट्स हो जाते हैं। प्रॉफिट बजट भैया पर्टिकुलर एक यूनिट से रिलेटेड, एक यूनिट मतलब एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड या फिर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कितना प्रॉफिट वगैरह होने वाला है। ए बजट विच इनेबल्स द असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल सेल्स बजट, प्रॉफिट एंड लॉस बजट, ये सारी चीजें आ गई आपकी। मास्टर बजट भी इसी का पार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। फाइनेंशियल बजट जो है, बजट विच फैसिलिटेट इन असर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंसर्न, फॉर एग्जांपल कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, बजट बैलेंस शीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। आइएगा आगे, स्टेट ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट वुड बी मोस्ट सुटेबल। भाई मेथड कहां से कहां तक थे? मेथड थे आपके यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग से लेकर के सिंपली सर्विस कॉस्टिंग तक। ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जॉब कॉस्टिंग आपका यूज होता है, पर्टिकुलरली अलग अलग जॉब पे कर रहे हैं। एयरलाइंस कंपनी के लिए सर्विस कॉस्टिंग आपका यूज होगा। एडवर्टाइजिंग के लिए भी जॉब कॉस्टिंग यूज होगा। अगर सिमिलर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है तो सर्विस कॉस्टिंग भी यूज हो सकता है। कार असेंबली के लिए आपका मल्टीपल कॉस्टिंग यूज होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉस्टिंग हम वहां पे यूज करके चलते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग आपका पार्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर के तौर पे, बाकी आई थिंक डन है। तो गाइज प्लीज इसको, है ना, आप अच्छे से एक बार कवर कर लेना। थ्योरी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ। और घबराइए मत, आपने सब पढ़ा है, आपने सारी चीज़ें पढ़ी है, आपने बेसिक्स पे स्टक रहिए। मैं इतना ही बोलूँगा कि हमें हमारी तरफ से जो मेहनत हम कर रहे होते हैं ना, बस उसी पे आप विश्वास रखिए। चीज़ें गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं, या फिर जैसी भी हो रही हैं, ठीक है, जैसी भी आपके आसपास में चीज़ें चल रही हैं, बस आप एक बिलीव अपने आप पे रखिए। अब सही गलत तो इट्स एन पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो चलता ही रहेगा। कभी कम कभी ज़्यादा। बस अपनी मेहनत जो है वो कॉन्टिन्यूस रखिए, अपने आप पे बिलीव रखिए और चलते रहिए, मेनली आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। पेपर्स हैं, अपनी तरफ से 100% दे के आइए। पास फेल जो भी होगा वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा, उसको हम मिल करके फेस करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। होपफुली ये वीडियो जब तक आपको मिलेगी तब तक आप सारी चीज़ें होपफुली रिवाइज कर चुके होंगे। थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल चैप्टर्स आप रिवाइज कर चुके होंगे, तो थ्योरी और आप रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चले जी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा।